सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। तो बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में थर्मोडायनामिक्स सीरीज में लेक्चर 1 में हमने स्टडी फ्लू एनर्जी इक्वेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम CTQ के तहत आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे ESE मेंस में आया हुआ है। और इसके थ्रू हम वर्क्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर जो वर्क्स डिफाइन होते हैं, लाइक आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक और समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, इनमें जो वर्क का फॉर्मूला होता है आधा फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन के थ्रू हम ये भी पता लगाएंगे कि किस प्रोसेस में किस तरह हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो एक हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसके थ्रू हम एक कॉन्सेप्ट भी जनरेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन में। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है एक आइडियल गैस है, हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्वेश्चन जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन जब करते हैं जिसमें हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है, हीट कैलकुलेट करनी होती है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हमारी जो आइडियल गैस है वो वहां से निकलती है। लाइक किसी कांस्टेंट वॉल्यूम से निकली, फिर आइसोथर्मल में गई और फिर कांस्टेंट प्रेशर पे गई। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाउ अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक पीवी डायग्राम पहले बनाएंगे हम, पीवी ग्राफ। उसमें लिखा है कि एक आइडियल गैस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम से हीट हुई है, जिसका टेम्परेचर फाइनल स्टेट पे जाके 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर हो। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो गई आपकी प्रोसेस 1 से 2। इसका टेम्परेचर अगर T1 है तो T2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ T1। ये मेरी गिवन कंडीशन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गिवन कंडीशंस, ठीक है। फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2 इट इज एन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब मैं साइड में आपको पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस रिप्रेजेंटेड ओवर पीवी ग्राफ, ठीक है। तो पीवी ग्राफ हमारा ये है, पीवी डिफरेंट काइंड ऑफ कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इस ग्राफ पे कैसे होगी? ये आ गया आपकी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज अवर कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, दिस इज अवर आइसोथर्मल, दिस इज अवर एडियाबैटिक। नाउ सबसे पहला सवाल, सर एडियाबैटिक और कांस्टेंट टेम्परेचर की प्रोसेस अगर हमें ग्राफ में गिवन होगी तो हम किस तरह पहचानेंगे कि कौन सी प्रोसेस एडियाबैटिक है और कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल है? इसका एक सबसे अच्छा लॉजिक मैं आपको देता हूं कि जो स्लोप होता है, क्या मैंने बोला? स्लोप। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन दी स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी पीवी ग्राफ में हम देखेंगे तो जो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वो स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ज्यादा होगा, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया समझने का कौन सी प्रोसेस हमारी एडियाबैटिक और कौन सी प्रोसेस हमारी आइसोथर्मल होगी, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? ये मैंने आपको डिफरेंट प्रोसेस आपको दिखा दी है कि किस तरह पीवी डायग्राम पे किस तरह डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है। नाउ प्रोसेस 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और वो तब तक हुई है जब तक फाइनल टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर 3 टाइम्स नहीं रहता। 3 टाइम्स तो मैंने गिवन कंडीशन लिखा है 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू T2। नाउ सेकंड प्रोसेस, नाउ देन इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है आपका? एक्सपेंड का मतलब होता है वॉल्यूम का इंक्रीज करना, और एक्सपेंड का हो गया। और कंप्रेशन का मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आइडियल गैस कंप्रेस्ड, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो उल्टी की तरह रहेगी, यानी कि जो मेरा V3 होगा और जो मेरा V2 होगा वो लेस देन V3 होगा। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्रेशन प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं होगी, आइसोथर्मली एक्सपेंशन दिया है। इसका मतलब ये आपकी हो गई इस डायरेक्शन में प्रोसेस हो गई, और V2 इज लेस देन V3, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। डन, कोई बात नहीं। एक्सपेंडेड आइसोथर्मल टिल इट रीचेस द इनिशियल प्रेशर।
तो हमारा इनिशियल प्रोसेस क्या था 1, ये मेरा हो गया P1, ये मेरा हो गया P2, ठीक है, ये मेरा हो गया V1, ये मेरा हो गया V3 और V1 इज इक्वल टू V2। डन। नाउ फ्रॉम प्रोसेस 2 to 3 इट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। नाउ फ्रॉम द प्रोसेस 3 to 1 क्या प्रोसेस हो सकती है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है, और ये हमारी होगी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। नाउ तो ये तो आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस आपके मैंने हमें बता दी, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर कि हमारा जो प्रोसेस 1 से 2 वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 2 से 3 ये जो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस है, और 3 to 1 का कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। नाउ तो ये हमारा क्वेश्चन, अब हमसे बोला है इसने कि W नेट निकालना है मुझे, इसका मतलब W12 निकालना है, W23 निकालना है, W31 निकालना है। तो ये हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अब यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया है। नाउ W नेट कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन कैलकुलेट W नेट? तो W नेट निकालने के लिए हमको हर एक प्रोसेस का वर्क कैसे कैलकुलेट होता है वो हमको निकालना आना चाहिए। नाउ कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अगर मैं जनरल फॉर्मूले की बात करता हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ओके, तो dW इज इक्वल टू PdV। डन, PdV। ओके, अब इस PdV को भी कैलकुलेट करने की कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाइड होता है। ओके, क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाइड होता है, और ये हमारी जो प्रोसेस है ये हमको क्लोज्ड साइकिल की तरफ हमको इशारा कर रही है। ओके, क्लोज सिस्टम के लिए है, और सेकंड हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इन कंडीशंस को जरूर याद रखना, कभी कभी हमसे 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ सकता है। PdV जो हमारा dW इक्वल टू PdV वो कब कब अप्लाई होता है? पहला क्लोज सिस्टम के लिए अप्लाई होता है, और दूसरा हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ठीक है, और बेसिकली सारे की सारे ये प्रोसेस जितनी भी सारी क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस है, या तो उसे क्वासी स्टैटिक बोल दो या रिवर्सिबल प्रोसेस बोल दो। नाउ ये तो हो गया आपका PdV इज इक्वल टू dW। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको चीज समझ आ रही है कि जो PdV इंटीग्रेशन किया आपने, PdV का इंटीग्रेशन जो किया है अपन ने, ये हमको कुछ बता रहा है। क्या बता? एरिया अंडर दी PV कर्व, एरिया अंडर दी PV कर्व। इसका मतलब फ्रॉम प्रोसेस 3 to 1 अगर मैं इसके एरिया इस एरिया को निकालूंगा तो ये मेरा जो प्रोसेस वो 2 से 3, सॉरी माय मिस्टेक, 3 to 1 ये जो एरिया है ये मुझे वर्क इन 3 to 1 मुझे दे देगा। 2 से 1 अगर देखो तो कोई भी एरिया इंक्लूड है, इसका मतलब एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा जो वर्क है वो 0 होगा। ये आपको PdV ग्राफ से पता लग गया है। 2 से 3 अगर मैं बोलूं प्रोसेस 2 से 3 वर्क फ्रॉम 2 से 3 इज इक्वल टू PdV फ्रॉम प्रोसेस 2 से 3, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है आपका, कौन सा वाला, इसको मैं रब कर रहा हूं, ये वाला एरिया कंप्लीट एरिया, ये मेरा प्रोसेस 2 से 3 देगा। लेकिन ये वाला जो एरिया कॉमन आता है इसको मुझे एक बार माइनस करना, क्योंकि ये 2 बार कैलकुलेट हो रहा है, तो एक बार मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा नेट वर्क निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। मेथड 1 हो गया आपका एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी PV कर्व, ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब मैं बात करूंगा मेथड नंबर 2 की, जो कि हमारा मेथड नंबर 2 जो है वो हमारा ज्यादा फायदेमंद है, और उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा बताई कि मैं आपको बताता हूँ क्या बताएंगे। देखिए नाउ ये तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसको हटाओ। नाउ इसको हटाओ, इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो समझने में।
डन। ठीक है, नाउ प्रोसेस 1 से 2, W 1 से 2 इज 0। क्वेश्चन इज वाई। मैंने आपको y का आंसर पहले भी दे चुका है, लेकिन मैं आपको इस y का आंसर एक बार और समझाऊंगा कि मैंने एरिया अंडर द कर्व में तो इसका आंसर दे दिया है, लेकिन मैथमेटिकली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो कैसे होगा। देखिए W dW इज इक्वल टू P dV। डन यहाँ तक। फ्रॉम V1 से V2, P मेरा बाहर निकले क्योंकि कांस्टेंट चल रहा है मेरा, P1 अपॉन P2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है यहाँ पे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे अगर मैं बात करता हूँ आपकी, तो जो W12 है वो तो आपका 0 का 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो विच इज P dV। ओके, dV इज V2 माइनस V1 विच इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V1 हमारा यहाँ पे है गिवन है, क्योंकि देखिए ना V1 इज इक्वल टू V2 गिवन है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे W12 कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, तो W12 इज 0, कोई दिक्कत नहीं। नाउ प्रोसेस 2 से 3, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये मुझे क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मुझे साफ साफ लिखा है। नाउ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस जो भी प्रोसेस होती है उसमें हमारा जो टेम्परेचर होता है, वो कांस्टेंट होता है। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आर कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ बहुत ही अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फ्री एक्सपेंशन एक प्रोसेस होती है, ठीक है, एक होती है आपकी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, एक होती है आपकी फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो इसको हमने जब ऑब्जर्व किया इस प्रोसेस को, तो हमने फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में ये पाया कि जो वर्क है वो तो 0 है, लेकिन जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर है, वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर आता है। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में बराबर आता है। तो क्या फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस कह सकते हैं? सोच के बताइए, क्योंकि आइसोथर्मल क्या कहता है कि T कांस्टेंट होता है, इसका मतलब जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर होगा वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर तो होगा ही होगा। तो यही तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में हो रहा है कि जो इसका इनिशियल टेम्परेचर है और जो इसका फाइनल टेम्परेचर है वो दोनों के दोनों बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सोच के बताइए। देखिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो टेम्परेचर होता है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि प्रोसेस होने के दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कुछ स्लाइटली डिक्रीज करता है और देन वो इंक्रीज करता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है, देन इंक्रीज करता है, और देन हमारा फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर होता है। लेकिन इन आइसोथर्मल प्रोसेस it is strictly defined that during the process the temperature remains constant। मैंने क्या बोला? इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर ना तो डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, जितना टेम्परेचर स्टार्टिंग में था उतना ही पूरे प्रोसेस में रहेगा और वही आपका फाइनल में टेम्परेचर मिलेगा। तो इन प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। ये आपको एक बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी, लेकिन ये आपको यूज जरूर आएगी और ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब मुझे करना है वर्क कैलकुलेट, और मैं अब वर्क जब कैलकुलेट करूंगा तो मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज बताऊंगा जो आपको हर जगह यूज आने वाली है। वो कि क्या है? देखिए dW क्या होता है आपका? PdV,
और इस पीडी में आप देख रहे हैं कि देखो प्रेशर भी वेरी कर रहा है और वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम वेरी कर रहा है। अब ऐसा एक कंसेप्ट आप वहां पढ़ते हैं जहां पे आपको एरिया अंडर कब निकालना होता है, एक तो वहां पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में जहां पे एलएमटीडी का कंसेप्ट निकालते हैं। तो एलएमटीडी में क्या होता है, जैसे जैसे आपके पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करता है, काउंटर हो पैरेलल हो, तो उसमें जो टेम्परेचर वो लेंथ के अक्रॉस चेंज करता जाता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है। यहीं पे आप देखिए वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, और पी और डी। तो मैं यहां पे एक बात बोलूंगा, जिसका दूल्हा उसकी बारात। क्या बोला मैंने, जिसका दूल्हा उसकी बारात, दूल्हा बारात, बारात या दूल्हा, जिसकी बारात उसका दूल्हा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरी बारात है लेकिन दूल्हा कोई और बैठा है, या मैं दूल्हा हूं लेकिन किसी और की बारात है ना। तो जिसका दूल्हा होगा उसी की बारात होगी ना। सिमिलरली कि अगर मैंने यहाँ पे P लिखा है तो मुझे भी यहाँ पे P का डेरिवेटिव चाहिए। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव वॉल्यूम लिखा है तो मुझे यहाँ पे V का, मुझे यहाँ पे फंक्शन ऑफ V चाहिए। तभी मैं बोलूंगा जिसका दूल्हा उसकी बारात, या जिसकी बारात उसका दूल्हा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको और अच्छे से उसने मेंशन किया इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। क्या बोला उसने, एन आइडियल गैस। क्या बोला उसने, एन आइडियल गैस। आइडियल गैस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। यहां तक कोई दिक्कत। और ये क्या लिखा है, एन आइडियल गैस। ठीक है ठीक है। वर्क डन, लास्ट लाइन देखिए, वर्क डन पर केजी, इसका मतलब एम की वैल्यू 1 है। एक एक वर्ड का मैथ है यहाँ पे, एक एक वर्ड का मतलब है, पर केजी बोला था, यानी कि एम की वैल्यू 1 है। तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। नाउ हमारा जो वर्क है वो कितना है, डीवी इज इक्वल टू पी डीवी इंटीग्रेशन। नाउ पी डीवी, तो यहाँ पे जो पी है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर टी अपॉन वी, बिकॉज आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। आइडियल गैस बोला है, और आइडियल गैस में क्या बोला है इसने ओनली आइडियल गैस बोला। इसका मतलब इसमें हम आइडियल गैस की आर की वैल्यू इसमें हम लेके चलेंगे 8.314। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल गैस, यार इसमें एयर दिया है कि मुझे ये देखना पड़ेगा एक बार, पर केजी ऑफ गैस इज द इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है कोई बात नहीं। तो इसमें जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है नाउ इसमें जो आर की वैल्यू लेंगे हम, आर की वैल्यू लेंगे 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये रहेगी हमारी आर की वैल्यू। ठीक है, तो आर टी अपॉन वी आपका निकला, पी की वैल्यू आर टी अपॉन वी पुट करेंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। नाउ इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी इंटू डी वी फ्रॉम 1 से 2, यानी कि अगर मैं बोलूं V1 से V2। RT कांस्टेंट है तो RT बाहर निकला, और ये dV अपॉन V1 के निकला, और ये आता आपका V1 ओवर V2। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जिसका दूल्हा उसकी बारात बन गई। देखो जिसका दूल्हा उसकी बारात बन गई, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V होता है। क्या होता है, ln V। तो ये आपका हो गया RT ln V फ्रॉम V1 से V2, तो आपका हो गया RT ln V2 अपॉन V1। ये आ गया आपका 2 से 3 आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेशन आपका ये हो गया। तो इसका मतलब वर्क कैलकुलेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। तो W ऑफ 23 इज इक्वल टू RT ln V2 अपॉन V1। ये हो गया। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के क्या क्या हो सकते हैं वर्क के फॉर्म में। ये हो गया आपका RT ln, इसको मैं लिखता हूँ PV अपॉन P2, बिकॉज आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं लिखूं, देखो PV इज इक्वल टू MRT, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिखूंगा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो PV कांस्टेंट, तो इसका मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड P इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V, कोई दिक्कत। तो P जो है वो V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे V2 अपॉन V1 को P1 अपॉन P2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
RT कॉन्स्टेंट है तो यहाँ पे मैं P1 V1 ln V2 अपॉन V1 ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं P2 V2 ln V2 अपॉन V1 ले सकता हूँ, और P1 V1 ln P2 P1 अपॉन P2 P2 V2 ln P2 अपॉन P1 P1 अपॉन P2 ले सकता हूँ। तो सारे के सारे फॉर्म्स हमारे अवेलेबल है, बस हमको अब ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला में कब यूज करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कौन सी वैल्यूज गिवन है, जिसका हम देखकर जो हमें गिवन होगी हम उस हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हम आंसर को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नाउ ये हो गया। नाउ तो आइसोथर्मल प्रोसेस सारे के सारे मैंने फॉर्मूला आपको बता दिए। नाउ प्रोसेस 3 से 1 अगर मैं जाता हूं तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इसका मतलब जो dW होगा वो है आपका P dV। P कांस्टेंट है तो P बाहर निकल के आ जाएगा, dV का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा आपका P V2 अपॉन V1। V2 और V1 हमारा ऐसे लिखा था V फाइनल और V इनिशियल। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का वर्क का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। नाउ ये हो गए आपके सारे के सारे वर्क कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, नाउ ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको एक्स्ट्रा 2 चीजें और बता देता हूं। वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस 1, वेयर गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv। Cp क्या होता है, Cp में Cv में कौन बड़ा होता है, Cv की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, सारी की सारी बातें मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, गामा, कुछ मैं आपको गामा के बारे में बता देता हूँ। तो गामा जो है आपका, गामा जो है ये 1.4, गामा इज इक्वल टू 1.66, गामा इज इक्वल टू 1.3। दिस इज फॉर मोनो एटोमिक गैसेज, दिस इज फॉर डायटोमिक गैसेज एंड दिस इज फॉर ट्राइएटोमिक गैसेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, गामा इज इक्वल टू 1.6 से 1.4 1.3 इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। 1.6 इज फॉर मोनोएटोमिक गैसेज, 1.4 इज फॉर डायटोमिक गैसेज एंड 1.33 इज फॉर ट्राइएटोमिक गैसेज। यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ P1 V1 और P2 V2 एक आइडियल गैस है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ Mr T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस 1 W एडियाबैटिक। अब कई बच्चे बहुत सोच रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे सर यार आपने तो क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए वीडियो बना रहे थे, पर आप ये क्या बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो देखो डिस्कस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर क्वेश्चन में हमने अप्रोच कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्वेश्चन में डिफरेंट चीजें क्या क्या इन्वॉल्व है, मैं आपको वो सब बता रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, कैसे वर्क कैलकुलेट कर रहा हूँ, आइडियल जैसे क्या मतलब है, 1 पर केजी क्या मतलब है, तो हर एक वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया है। कैसे कैसे कैलकुलेशन ऑफ वर्क चल रहा है मैंने आपको ये तक बताया है। गामा की डिफरेंट वैल्यूज तक मैंने आपको बता दी हैं। तो आप समझ रहे हैं कि एक ही वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको चैप्टर जो आपका होता है वर्क एंड हीट ट्रांसफर का जो होता है, सॉरी वर्क एंड हीट का होता है आपका थर्मोडायनामिक्स में, मैंने आपको लगभग पूरा का पूरा मैंने कवर कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया सिर्फ एक सिंगल वीडियो में। आप सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करिए और आपको इससे पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ठीक है। नाउ वर्क इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और एक बात और, गवर्निंग इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। गवर्निंग इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीबी टू द गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एन जो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होती है, पीबी टू द एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका हो जाएगा P1 V1 P2 V2 ओवर n माइनस 1। डन, बिल्कुल डन। और n की जो वैल्यू वो 0 से बड़ी होती है और गामा से छोटी होती है। ओके, पर एक क्वेश्चन आया था ESE प्रीलिम्स में जहां पे आई थिंक एंट्रोपी और हीट का कुछ कॉम्बिनेशन दिया था उन्होंने, और उसमें उन्होंने एक बार n की वैल्यू गामा से ज्यादा दे दी थी, तो वहां पे n की जब वैल्यू गामा से ज्यादा देती तो वहां पे हीट रिजेक्शन होता है, और जब हीट रिजेक्शन तो वहां पे एंट्रोपी कम होती है। तो TS डायग्राम में हमें
पीवी डायग्राम से हमको टीएस डायग्राम करना था और हमको प्रोसेस बतानी थी कि कौन से ग्राफ में सही प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व है। तो जहां पे एन की वैल्यू गामा से ज्यादा होगी, जहां पे एन की वैल्यू गामा से ज्यादा होगी, वहां पे हीट रिजेक्शन होगी। जब हीट रिजेक्शन होगी तो वहां पे एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। ओके, तो आपका ये एक एंट्रोपी वाला कंसेप्ट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। जब मैं उस टॉपिक पे आऊंगा मैं आपको वहां पे पूरी ढंग से वो चीज समझा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका वर्क इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया। नाउ ये तो आपके डिफरेंट प्रोसेस आपकी हो गई हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। सारा पूरा पीछे का पिक्चर क्लियर हो चुका है कंप्लीटली, पिक्चर सारा क्लियर है, पिक्चर जो सारी की सारी अब क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन को अब बस सॉल्व करने की देरी। अब आप देखिएगा मैंने आपको जो जो बताया सब कुछ मैं आपको जो जो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में जरूरत पड़ेगी वो सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं। नाउ 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पता है क्या होती है। 2 से 3 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पता है हाँ क्या होती है, पता है। फ्रॉम 3 to 1 क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है, पता है। ठीक है, डब्ल्यू नेट निकालना है तो डब्ल्यू नेट W1 प्लस W2 3 प्लस 3 1 W12 ये तो मेरा 0 है। 0 क्यों है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। W23 कैलकुलेट करते हैं। नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं W23 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस लिखते हैं। ठीक है, वर्क कैसे कैलकुलेट है, यहाँ पे लिखेंगे हम MR/Ln V2 ओवर V1 यानी कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो आएगा V3 ओवर V2, क्योंकि हमने V फाइनल अपॉन V इनिशियल रखते हैं हमेशा। इंटीग्रेशन में इनिशियल और फाइनल होता है ना हमेशा, ये आपको चीज पता होगी ना कि इनिशियल से फाइनल लेके जाते हैं हमेशा चीजें इंटीग्रेट करते टाइम। ये आपका इनिशियल क्या है V2 और फाइनल क्या है V3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ मुझे ना तो V3 पता है ना मुझे V2 पता है, ना मुझे V3 पता है ना मुझे V2 पता है, तो मुझे क्या पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। पर मुझे देखो क्या पता है बताता हूँ। M पर kg मैं निकाल सकता हूँ। R की वैल्यू क्या लेनी है मुझे 0.287, Ln को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया 2.303, ये आ गया लॉग एट द बेस ऑफ 10 और ये V3 अपॉन V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, देखो मैं आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं कि मुझे नहीं पता ये सॉल्व करना कैसे यार, नहीं पता मुझे, पर मैं सॉल्व करूंगा। कैसे करूंगा मैं देख लेता हूं। देखो ध्यान से। नाउ T1 की मुझे वैल्यू गिवन है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। पर केजी इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर मुझे T1 दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 350 केल्विन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 350 केल्विन दिया तो T2 की वैल्यू क्या है, उससे अगर 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर जो गिवन है 3 T1 वैल्यू T2, तो 3 इंटू 350 विच कम्स आउट टू 1050 केल्विन। ये आ गया आपका 1050 केल्विन। T2 की वैल्यू होगी 1050 केल्विन। नाउ T2 T3 आपका सेम होगा, T2 T3 सेम होगा 1050 केल्विन। क्यों होगा, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है PV इज इक्वल टू MRT, ठीक है, और P3V3 इज इक्वल टू P2V2, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो एक बात और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि अगर वॉल्यूम सेम है, इफ इन प्रोसेस, देखो मैं आपके सामने पूरा ही दिमाग लगा रहा हूं, मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया कि मैं पहले सॉल्व करके बैठा हूं, बिल्कुल भी नहीं किया है। जो है साथ में कर रहा हूं मैं आपके। तो देखो किस तरह सोच रहा हूं मैं, देखना। फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2, क्योंकि मुझे V3 V2 में कुछ रिलेशन चाहिए जहां पे न्यूमेरिक वैल्यू मुझे चाहिए ना। मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहने का मतलब, इसका मतलब यह है कि V3 V2 में कोई तो एक ऐसा रिलेशन होगा जहां पे कुछ ना कुछ कट पिटा के यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिक वैल्यू जरूर आएगी ही आएगी। अब देखो कैसे, फ्रॉम प्रोसेस 1 से 2 है, 1 से 2 वॉल्यूम कांस्टेंट है,
पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है। अगर टेम्परेचर वेरी करे तो प्रेशर के साथ वेरी कर रहा होगा। कैसे देखो, आइडियल गैस दिया है तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एम आर टी पर केजी, तो एम की वैल्यू 1 है, तो पीवी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इन सबको मिटाओ जरा, हमें जरूरत है जगह की। P इज इक्वल टू एम बाई वी इंटू टी, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अभी कोई दिक्कत नहीं। इफ टेम्परेचर इज वेरी लीनियरली विथ, माय मिस्टेक, एक बात और बोलूंगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर आइडियल गैस है तो प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली रिलेशनशिप में होता है। ऑन दी अदर हैंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है और आइडियल गैस है तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है। सेम यहाँ पे, इसका मतलब इफ T2 is equal to 3T1, this implies that P2 is equal to 3P1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसको ऐसे मिटाओ जरा, थोड़ा सा बोर्ड हिल गया मेरा, सही दिख रहा है सब, ठीक है। नाउ P2 is equal to 3P1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्रोसेस 2 से 3, P2 V2 is equal to P3 V3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो P2 over P3 is equal to V3 over V2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ना ध्यान से देखिएगा, P2 P3 और यहाँ पे देखिए P3 और P1 बराबर है, P3 is equal to P1, this implies that P2 is equal to 3P3, कोई दिक्कत? P2 is equal to 3P3 over P3 is equal to V3 over V2, P3 से P3 गया तो V3 over V2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3। देखिए V3 over V2 की वैल्यू आ गई आपकी 3, यहाँ पे कोई दिक्कत? और ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट रख दूंगा मैं, तो 0.287 इंटू 2.303 log 10 is 3। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 331.06 किलो जूल पर केजी। यहां तक कोई दिक्कत? तो प्रोसेस W12 0 है, W23 कितना आया? 331.06 प्लस, अब W31 मुझे कैलकुलेट करना है, W31 कैलकुलेट करना है। ये मैं रब कर दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्लस 321, नाउ प्रोसेस 321 इज प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो P बाहर निकालेंगे एंड V3 माइनस V1, V3 माइनस V1, कोई दिक्कत नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। PV3 माइनस PV1, P3 और P1, P3 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P, तो P आ गया आपका V3 माइनस V1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको लिख दूं MR ओवर, अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन से अगर मैं रिलेशन लेके चलता हूँ, अगर मैं, और यहाँ पे जो तुम्हारा P है वो कांस्टेंट है तो V टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैं लिख दूंगा R T3 माइनस T1, कोई दिक्कत नहीं। अब T3 कैसे निकालूंगा? T3 जो मैंने आपको लास्ट जब आयुर्वेद में पढ़ाया था, इसी में जब अपन सेकंड प्रोसेस में कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैंने T2 निकाला था, और T2 निकालने के बाद जो T2 से जो प्रोसेस 2 से 3 है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, जिसका मतलब जो 2 से 3 आपकी जो टेम्परेचर का वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट दी प्रोसेस, तो T2 की जो वैल्यू है वो T3 के बराबर आएगी, और मेरा जो T2 है वो 3T1 है, और जो मेरा T1 है वो 350 केल्विन है। क्या बोला मैंने? T2 की वैल्यू जो है वो T3 के बराबर होगी, क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। T2 की वैल्यू T1 के कितने बराबर है? 3 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू T2,
तो 3 टाइम्स ऑफ T1 और T1 कितना है 350 केल्विन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा T2 इज इक्वल टू 3 इंटू 350 केल्विन विच इज T2 इज इक्वल टू T3 इज इक्वल टू 1050 केल्विन। R की वैल्यू 0.287 1050 माइनस 350। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब इसकी यूनिट बता देता हूँ आपको, जो किलो जूल पर केजी केल्विन, आर की वैल्यू हो गई इनटू केल्विन, केल्विन से किलो जूल अपन केजी आ गया। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी, इसकी जो वैल्यू है वो आपकी आती है एक जगह मिस्टेक हो रही है, मुझसे पूछो क्या। फाइनल मैंने इनिशियल लिखा, मैंने फाइनल लिखा, मैं मिस्टेक। इसको लूंगा V1, इसको लूंगा V3, इसको V1, इसको लूंगा V3, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V3, ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T3। माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, इसको अपन लिख देंगे 350 माइनस 1050। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी माइनस 200.9 किलो जूल पर केजी, माइनस 200.9 किलो जूल पर केजी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा 200.9 किलो जूल पर केजी। अब जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 0 प्लस 331.06 माइनस 200.9, और इसका जो कंप्लीट आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपका 130.16 किलो जूल पर केजी आंसर। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि क्वेश्चन बेहतरीन था। मैंने आपको जो आपको बताया होगा वो आपको सही तरीके से समझ में आ भी गया होगा। तो इसी प्रकार के और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए इस सीरीज में लाता रहूँगा। और अभी मेरी थर्मोडायनामिक्स की सीरीज चल रही है, और साथ ही मैं एक पैरेलली एक सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम दूसरे सब्जेक्ट को भी लेना स्टार्ट करें, जिससे कि पैरेलली हमारे कई सारे सब्जेक्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ओके, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से अच्छा लगा होगा वीडियो, और साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए ख्याल रखें, क्वेश्चंस लगाते रहें, और एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको शेयर कर दूंगा, और जो मेरी टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मस्त रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।